कैथी नई मस्ती की तलाश में थी, मगर बॉयफ्रेंड अचानक सो गया। उदास होकर वो पार्टी में लौटी और सबको जुटाकर शुरू कर दिया खतरनाक ट्रूथ और डेयर का खेल, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। शुरुआत में माहौल बहुत अच्छा था, सब मजे से खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही बोतल घूमकर एक डरपोक सहपाठी पर रुकी, सबके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। नियम के हिसाब से उसने सच चुना। कैथी ने बहुत ही सामान्य सा सवाल किया। उसने उसे अखबार का एक टुकड़ा पकड़ाकर कहा, अगर यह एक प्रेम पत्र होता तो तुम इसे किसे देना चाहोगे? लड़का डरपोक तो था, लेकिन यह उसका मौका था, इसीलिए बिना झिझक बोला, केवल शाओहुआ, क्लास की सबसे सुंदर लड़की। उसकी यह बात सुनकर पास खड़े शाओहुआ, सुंदर लड़की के बॉयफ्रेंड को बहुत बुरा लगा। उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची और उसने गुस्से में आकर सीधे उस लड़के को पीट दिया। इस तरह एक मजेदार खेल हिंसा में बदलकर वहीं खत्म हो गया। शुरुआत में किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 3 महीने बाद वही लोग फिर से इकट्ठा हुए, क्योंकि आज था उस छोटे शुआई, शाओ शुआई लड़के का जन्मदिन। उसने सभी को अपने घर पार्टी पर बुलाया। असल में बहुतों का मन नहीं था, पर जब पता चला कि छोटा शुआई, शाओ शुआई का परिवार बेहद अमीर और राजनीतिक ताकत वाला है, तो सब बिना झिझक तैयार हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। सामने एक विशाल महल जैसा आलीशान बंगला था। पार्टी में वही लोग थे। खेल की आयोजक कैथी, उसका बॉयफ्रेंड चार्ली, शाओहुआ, सुंदर लड़की जो अब चार्ली से अलग हो चुकी थी, शाओहुआ का नया बॉयफ्रेंड और माहौल हल्का करने वाला एक मजाकिया लड़का। जैसे ही सब अंदर जाने की सोच रहे थे, तभी एक जीप आई। उसमें से एक नौकर उतरा और बताया कि पार्टी यहाँ नहीं, बल्कि 1 किलोमीटर दूर छोटा मुंह चांग रैंच में होगी। सबको अजीब लगा, पर सोचा अब आ ही गए हैं तो चलते हैं। वहाँ पहुंचकर उनका स्वागत किसी और ने किया, छोटा शुआई नहीं बल्कि उसका भाई जैक। जैक ने बताया कि छोटा शुआई का प्लेन लेट हो गया है, वो रास्ते में है, तब तक सब लोग वाइन का मजा ले सकते हैं। शाम ढलते ढलते सब शराब के नशे में डूब गए और फिर से वही खेल शुरू हो गया, सच या साहस। लेकिन इस बार बोतल घूमने से पहले ही जैक ने बोतल रोकर खुद पर कर दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मेरे भाई की मौत की वजह आप सब में से कोई है। यह रहा वो पोस्ट कार्ड जिसमें लिखी बातों ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। अगर अभी कोई मान ले कि ये उसी ने लिखा था, तो बाकी सबको मैं जाने दूंगा। सब सन्न रह गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक जैक ने बंदूक निकाल ली और एक एक करके लोगों को जमीन पर गिरा दिया। उसने सबके मोबाइल और कीमती सामान छीन लिए और सबको बांध दिया। उसने कहा, अब हम खेलेंगे असली सच या साहस। अगर सही जवाब दिया तो बच जाओगे, वरना मौत। पहला टारगेट बना हुआन माओ, करली हेयर लड़का। जैक ने एक अजीब सा यंत्र लाकर शाओहुआ, सुंदर लड़की को उस पर लिटा दिया। उसके मुंह से एक ट्यूब जोड़ी गई। उस ट्यूब से 2 तरफ से अलग अलग तरल आ सकते थे। एक तरफ था सादा पानी, दूसरी तरफ था खतरनाक एसिड। वह आदमी जो बेहद लाचार और परेशान था, दरवाजा खटखटाता है। वह आदमी तुरंत समझाने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर का मालिक उस पर विश्वास नहीं करता। आदमी घुटनों पर गिरकर रोते हुए कहता है कि वह कायर है, उसकी पत्नी को दूसरों ने पकड़ लिया है और वह कुछ भी करने में असमर्थ है। यह कहते हुए उसने एक सोने का सिक्का निकाला ताकि मालिक उसे अंदर आने दे। कुछ ही देर में सचमुच बाहर से एक बड़ा दल आ जाता है। इस बार दरवाजा खोलने वाला केवल घर का मालिक था। वह आदमी कहता है कि वह एक पिशाच है। वे लोग असल में एक बेहद खतरनाक प्राणी का पीछा कर रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए तो उसे कभी भी अंदर न आने दें, क्योंकि पिशाच मालिक की अनुमति के बिना घर में प्रवेश नहीं कर सकता। औरत कुछ नहीं कहती और सूरज ढलने ही वाला था। रात होते ही पिशाच से लड़ना और मुश्किल हो जाता। इंडियन आदमी जाने की तैयारी करता है और जाते जाते औरत को जरूर सावधान रहने की हिदायत देता है, लेकिन यही बात हालात को पूरी तरह बिगाड़ देती है। औरत दरवाजा बंद कर अपनी बंदूक एक तरफ रख देती है और अपने पति को पुकारती है। कई बार बुलाने के बावजूद जवाब नहीं मिलता। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि वही अजनबी खून से लथपथ खड़ा है और उसका पति जमीन पर पड़ा है। और भी अजीब बात यह थी कि पति धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। पूरे शरीर से खून बह रहा था और वह उससे बात करने लगा। असल में वह भी पिशाच बन चुका था। इसी बीच स्थानीय अश्वेत बस्ती में एक काला संगीत बार आधिकारिक रूप से खुलता है। बार का मालिक एक जैसे दिखने वाले जुड़वा भाई स्नोक और थॉमस सोच थे। वे दोनों पहले एक युद्ध में शामिल हो चुके थे और बेहद शांत स्वभाव वाले थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने शिकागो में कुछ सालों तक माफिया के लिए काम किया। बाद में ब्लैक टाइगर नाम का गिरोह बनाकर चोरी का पैसा लेकर वे मिसिसिपी अपने गांव लौट आए। वहां उन्होंने एक नस्लभेदी जमींदार से पुराना थिएटर खरीद लिया और शहर के पुनर्निर्माण के बाद उसे बार और कम्युनिटी सेंटर में बदल दिया। अब 2 और अहम किरदार सामने आते हैं। एक स्नो का पूर्व प्रेमिका मैरी, जिसके नसों में अश्वेत खून था लेकिन दिखने में गोरी लगती थी। दूसरा दोनों भाइयों का भतीजा जॉनी। उसके अंदर गजब का ब्लूज संगीत का हुनर था, मगर उसका पादरी पिता उसे चेतावनी देता है कि ब्लूज संगीत एक अलौकिक चीज है। बावजूद इसके जॉनी अपने चाचा के साथ संगीत की राह चुनता है। बार के उद्घाटन की रात जॉनी का ब्लूज संगीत गूंज उठता है। उसकी अद्भुत धुनें अतीत और भविष्य की आत्माओं को बुला लेती हैं। श्रोता उसमें खो जाते हैं। यह संगीत पहले वाले पिशाच जैक का ध्यान भी खींच लेता है। वह भी इस संगीत में मंत्रमुग्ध होकर अपने अनुचरों के साथ बार पहुंचता है। वह सिक्कों और संगीत के बदले बार में आने की इजाजत चाहता है। उन्होंने भी एक धुन गाई बजाई जो लगभग परफेक्ट थी, लेकिन उनकी हालत अजीब और रहस्यमयी लगी। स्नोक ने तुरंत तीनों की प्रस्तुति बीच में रोक दी और साफ मना कर दिया।
उसने बहाना दिया कि यह बार केवल अश्वेतों के लिए है, इसलिए पिशाच अंदर नहीं आ सकते। जैक कोशिश करता रहा, लेकिन जब देखा कि स्नोक बिल्कुल राजी नहीं है तो उसने मान लिया और जाने से पहले कहा कि बाहर आकर उससे मिल सकते हो।